नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में और ये वक्त है हर खबर से आपको खबरदार करने का। आज हम आपको खबरदार करेंगे आई लव बाबरी की राजनीति से। बंगाल के मुर्शिदाबाद में आज से बाबरी मस्जिद बनने लगी है। वहां पर सर पर ईंट रखकर आने वाले आम लोगों की बात सुनकर आपको खबरदार होना है। और इसके बाद संसद से आई खबर पर भी आपको ध्यान देना होगा, जहां अब भारत माता पर आर पार की लड़ाई होने लगी है। एक राज्य जहां खिलाड़ियों का पैसा तक वर्षों से सरकार खाकर बैठी हुई है, आज उस सरकार को भी हम खबरदार करेंगे। और ईरान पर हमले का काउंटडाउन अब चलने लगा है। सीधे तेहरान से करेंगे खबरदार। क्या हमले की सीक्रेट फाइल खुल गई है? और आइए अब खबरों को विस्तार से देखने का सिलसिला शुरू करते हैं। अब हमारे देश की राजनीति में बदलाव की शक्ति रखने वाली बाबरी की खबर से। 34 वर्ष के दायरे में बाबरी मस्जिद का इतिहास लौटकर राजनीति की जमीन पर फिर से जिंदा हो रहा है। एक बाबरी मस्जिद 1528 में बाबर के नाम पर मीर बाकी ने अयोध्या में राम मंदिर तोड़कर बनवाई थी। और दूसरी बाबरी मस्जिद चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में अयोध्या से 863 किलोमीटर दूर मुर्शिदाबाद में आज से बनने लगी है। बंगाल की बाबरी किसी मंदिर को तोड़कर नहीं, बल्कि 34 वर्ष पहले टूटी अयोध्या की बाबरी मस्जिद के बदले में बनाई जा रही है। लेकिन यह एक ऐसा निर्माण है जिसमें बंटने और बांटने की नई राजनीति होने लगी। आई लव बाबरी की बात कहे जाने लगी। इंशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे जिंदगी में खुशियाँ लौट के आया है। आज बहुत बड़ा दिन है जो हम लोग आ पाया है यहाँ पर। ये मस्जिद जिंदा रहे, कि आबाद रहे, हमारा खुशी जिंदा रहे। বাবরি মসজিদ তৈরি করব, অনেক অনেক উদ্যোগ, হাজার হাজার শুকরিয়া। মুসলমান আবেগে এখন দূর দূরান্ত থেকে চলছে যে তিনি আমাদের প্রাণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন আর বর্তমানে। बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्रिया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है। मस्जिद बन रहे और क्या होंगे, मस्जिद बन रहे, अच्छा लग रहा है, हिंदुस्तान आगे जा रहा है। बाबरी मस्जिद उद्বোधन होते देखलाम, আসতে ভালো লাগছে। जो मेरा आदमी मेरा साथ देगा तो कोई हिम्मत नहीं होगा ये रोकने के लिए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनने लगी है। सवाल है, क्या ये बंगाल की राजनीति में उठापटक की नींव है? यहाँ बाबरी मस्जिद बन रहा है तो क्या क्या फीलिंग है आप लोगों की? इंशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे जिंदगी में खुशियाँ लौट के आया है। कभी उम्मीद किया था बाबरी मस्जिद गिरने के बाद यहाँ दोबारा बन पाएगा? नहीं, बचपन से उम्मीद नहीं किया था, लेकिन आज हुआ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक काम पूरा कर देगा। तो आप लोग सब साथ रहेंगे जब तक ये बाबरी इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोग सब साथ देगा, सब साथ ही रहेगा। क्या 1200 मौलाना की मौजूदगी में जिस बाबरी मस्जिद को बनाने का काम शुरू हुआ है, उसका असर बंगाल से बाहर भी पड़ेगा? आप कहाँ से आ रहे हैं? हम तो बैरकपुर से आया है। बैरकपुर से आए, मतलब कलकत्ता। कलकत्ता। तो कब आए यहाँ पे? हम तो सुबह 9 बजे आ गए। अच्छा लग रहा है, आइए घूमिए, देखिए काम कैसा बन रहा है, मस्जिद बन रहा है और क्या होंगे, मस्जिद बन रहा है, अच्छा लग रहा है, हिंदुस्तान आगे जा रहा है। क्या 1992 में जो अयोध्या की बाबरी मस्जिद गिरने के बाद देश की राजनीति बदली, बदलाव उसी तरह का अब 2026 में बनती बंगाल की बाबरी मस्जिद से हो सकता है? हम आया था, रात को निकला था 2 बजे। यहाँ आके कैसा लग रहा है बाबरी मस्जिद? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। 6 दिसंबर यानी वो तारीख जब कुछ लोग बाबरी मस्जिद गिराए जाने पर बरसी मनाते हैं, हिंदुवादी दल संगठन शौर्य दिवस। तब 2 महीने पहले 6 दिसंबर 2025 को हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बंगाल की बाबरी मस्जिद की नींव रखी। 2 महीने 5 दिन के भीतर अब यहाँ बाबरी मस्जिद को बनाया जाना शुरू हुआ है। बंगाल में बनती बाबरी मस्जिद सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, देश की राजनीति में धीरे धीरे असर डालेगी। इस बात का आपको हम सबूत आज दिखा रहे हैं, क्योंकि जब टीएमसी से निष्कासित और जनता उन्नयन पार्टी बनाकर राजनीति करते हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाने वाली ईंट रखते हैं, तो इससे केवल कोलकाता की सियासत तक प्रभावित करने वाला कदम नहीं माना जाता। आप कहेंगे क्यों? तो जवाब बाबरी नाम में है। मैं मस्जिद बनाते हैं, मैं मस्जिद का क्या नाम रखो वो मैं का मुस्लिम का अधिकार है। वो जो मुस्लिम था बाबरी मस्जिद, वो 1992 6 दिसंबर वो डिमोलाइजेशन कर दिया।
तो वो मंदिर यहाँ बने तो उनका क्या विरोध करने का कोई जरूरत नहीं है। असल में यही खेल है, मस्जिद बनाना गलत नहीं, लेकिन जब मुगल आक्रमणकारी बाबर, जिसका इतिहास भारत में मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों को बनाने के लिए याद किया जाता है, उसके नाम पर अयोध्या की बाबरी मस्जिद को गिराने के बदले बंगाल में बाबरी नाम से मस्जिद बनाने का काम शुरू किया जाता है, तो सवाल आता है कि नेता अगर राजनीति के नाम पर बाबरी मस्जिद बनाते हैं तो मुस्लिम नागरिक क्यों इसी नाम के समर्थन में है? जहां हाथ में ईंट लेकर महिलाएं उस जगह पहुंच रही हैं जहां बाबरी मस्जिद बनाने के लिए खुदाई हुई। लोग जवान हो या बुजुर्ग सिर पर ईंट रखकर चलते हैं ताकि बाबरी मस्जिद में अपना सहयोग दे सकें। बच्चे तक सिर पर बाबरी मस्जिद के लिए ईंट ले जाते नजर आए। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसकी जो नींव रखी जा रही है, जो यहाँ पर ढांचा बनाया जाएगा, उसका काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। जेसीबी मशीन और अर्थ मूवर मशीनों को यहाँ पर तैनात किया गया है और हुमायूं कबीर यहाँ से ये मस्जिद बनाने का ऐलान पहले ही कर चुके थे और आज यहाँ से निर्माण कार्य जो है मस्जिद का वो बनना शुरू हुआ है। हजारों के तादाद में जो लोग हैं मुस्लिम समुदाय के, वो यहाँ आ पहुंचे हैं और ये तकरीबन बनने के लिए 3 साल का वक्त लग सकता है और अभी तक कुल मिलाकर तकरीबन 6 करोड़ रुपए का डोनेशन जो है वो अभी तक सामने हुमायूं कबीर को मिल चुका है। अब जरा ध्यान से इस बात को समझिए, जहां अयोध्या में 1992 में बाबरी मस्जिद गिरती है, वहां पर दोबारा जब मस्जिद निर्माण की बात आती है तो दावा है कि 1 करोड़ रुपया ही दान में जुट पाया, जबकि बंगाल की बाबरी मस्जिद के लिए 3 महीने में 6 करोड़ रुपया दान से आ गया। क्या इसकी वजह केवल ये कि अयोध्या में जो दोबारा मस्जिद बननी शुरू होनी है उसका नाम बाबरी नहीं है, बल्कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद रखने की बात हुई है और बंगाल की मस्जिद का नाम बाबरी रखा गया है। बॉक्स को रखा गया है, बकायदा यहाँ पे QR कोड रखा गया है कि कोई अगर स्कैन करके QR कोड में के द्वारा अपना पेमेंट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। और ऐसे कितने बॉक्सेस रखा गया है यहाँ? देखिए यहाँ पे बॉक्स नंबर 9 यानी यहाँ पे कम से कम 9 बॉक्स इस तरीके का रखा गया है ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कैश का कोई दिक्कत ना हो। कोई अगर ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है तो उसका भी सुविधा यहाँ पे रखा गया है। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्रिया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है। और यहाँ आप लोग बराबर आते रहते हैं? आते जाते हैं बराबर। आप लोगों ने भी डोनेशन बार? हाँ, आप लोगों ने भी डोनेशन दिया है? हाँ दिए हैं, तो कुछ जितना समर्थन है उतना ही दिए हैं। कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि बाबरी ही क्यों, यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम के नाम पे भी हो सकता था और किसी शख्स के नाम पे हो सकता था। बाबरी को लेकर बहुत ज्यादा सियासत राजनीति खेला जा रहा है। রাজনীতি কোনো নেই, মুসলিম সমাজকে মানে ভালোবাসার জন্য এটা বাবরি মসজিদ ছিল বহুদিনকার আগেকার, 400 বছর 500-700 বছর রাজ্যতে চালিয়ে গেছে, সেই জিনিসটা ভেঙে দিয়েছে ওরা, তার জন্য উনি আরেকটা মানে এখানে আমাদের এখানে মসজিদ বানায়। क्या लगता है कि कुछ दूसरा नाम भी हो सकता था या फिर ये बेकार की राजनीति हो रहा है? मैं एक बात बोलूंगा पहले आपसे, नमस्कार का मैं एक बात बोल रहा हूँ, बाबरी नाम से क्या दिक्कत है बाबू? क्या दिक्कत है? हम लोग मस्जिद तो बना रहे हैं यार, हम लोग भी तो देश का हिस्सा है, हम लोग बाहर से थोड़ी आया है, हम भी तो देश का हिस्सा है, तो बाबरी बनाएगा तो इसमें दिक्कत क्या है? बंगाल के मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद के लिए कुछ भी कर गुजरने की बात केवल हुमायूं कबीर या दूसरे मुस्लिम नेता ही नहीं कर रहे, बल्कि मुस्लिम नागरिक भी कर रहे हैं। वो लोग जो दूसरी किसी नाम की मस्जिद के लिए उसी शिद्दत से नहीं जुटते जितना बाबरी मस्जिद के लिए प्रेम दिखा रहे हैं। जबकि पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की स्थिति ये है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का एक डेटा ये बताता है कि पश्चिम बंगाल में 13% मुस्लिम नियमित वेतन पाने वाली नौकरी कर रहे हैं। एक रिसर्च ये बताती है कि ग्रामीण बंगाल में लगभग 80% मुस्लिम परिवारों की मासिक आय मात्र 5,000 रुपए है। ये चिंताजनक है कि यहाँ पर 38.3% मुस्लिम परिवारों की मासिक आय 2,500 रुपए या उससे भी कम है। केवल 3.4% परिवारों की मासिक आय 15,000 रुपए या उससे अधिक है। पश्चिम बंगाल के मुस्लिम औसत भारतीय मुसलमानों की तुलना में कहीं अधिक असुरक्षित स्थिति में हैं। वहीं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का एक डेटा यह भी बताता है कि मुर्शिदाबाद जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, पश्चिम बंगाल के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में शुमार है। जहां बात मुसलमानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की होनी चाहिए, वहां उन्हीं के करोड़ों रुपए का चंदा लेकर बाबरी मस्जिद बनाने में उनके नेता जुटे हुए। पश्चिम बंगाल में
बाबरी मस्जिद को बनाने के साथ ही उसका प्रचार भी शुरू हो चुका है। यहाँ पर इन कपों को बेचा जा रहा है, जहां बाबरी मस्जिद की तस्वीर जो डिजाइन रखा गया था, ये देखिए, आई लव बाबरी मस्जिद जो बांग्ला में लिखा हुआ है, और इस तरीके के कपों को बेचा जा रहा है यहाँ पे। यानी बाबरी मस्जिद एक काफी अहम मुद्दा है पश्चिम बंगाल में। इस समय हम ये बात करेंगे। ये बताइए कि ये कप आप लोगों ने बाबरी मस्जिद के लिए ही बनाया? हाँ, कब बनाया? अभी नहीं बनाया, वो खरीद करके लेकर आए हैं। अच्छा, कैसा बिक रहा है? बिकता है, ज्यादा बिकता है। मुर्शिदाबाद में जहां मस्जिद का काम 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य है, वहां पर हमें छत्तीसगढ़ से मुर्शिदाबाद आकर मस्जिद के लिए मदद करने का काम करने वाली मुस्लिम महिला मिलती है। मैं बाबरी मस्जिद के लिए छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल से छुट्टी लेके ही आई हूँ। छत्तीसगढ़ में आप काम करती हैं? जी, वहाँ से छुट्टी लेकर? जी। महिलाएं भी देख सकते हैं कि महिलाएं भी बड़े तादाद में सुबह पहुंच गए, हाथों में ईंटा लेकर आ रहे हैं। महिलाएं हैं वो भी हाथ में ईंटा लिए यहाँ पर उस ईंटे की जो बुनियादी ढांचा है उस पर ईंटा रखने के लिए वो आ रहे हैं, और लगातार कतारों में महिलाएं दिख रही हैं। और कल रात से यहाँ पर लोग एकजुट होना शुरू हो गए थे, और ये जो पूरा सिलसिला है कल से शुरू हो चुका था। आज यहाँ पर जो निर्माण कार्य है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। तो सवाल है, क्या जिस तरह अयोध्या की बाबरी मस्जिद से देश की राजनीति बदली, वैसे ही अब बंगाल की बाबरी मस्जिद से होगा? क्योंकि एक बार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था 1992 में बाबरी मस्जिद गिरने की घटना ने देश के सुधारों की गति को प्रभावित किया था। अयोध्या की बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा के मुद्दे पर देश में बहुत हलचल हुई। बीजेपी का उदय हुआ, जो 1984 की 2 सीट से 1996 में देश में 161 सीट तक पहुंची। मुस्लिम वोट कांग्रेस से छिटक गया। उत्तर भारत में यूपी, बिहार जैसे बड़े राज्यों में कांग्रेस की सरकार फिर नहीं बनी। इस घटना ने भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को झटका दिया। मुस्लिमों में असुरक्षा भरी। देश विकास के बजाय सुरक्षा पर ध्यान देने लगा, क्योंकि मस्जिद गिरने के बाद देश भर में दंगे भड़के। इंडिया टुडे की रिपोर्ट कहती है कि तब कई राज्यों में 1000 लोगों की जान गई। एक बाबरी से इतना कुछ देश में हुआ, तब दूसरी बाबरी क्या नया बदलाव राजनीतिक तौर पर ला सकती है? जहाँ उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद बन भी नहीं रही, फिर भी मुख्यमंत्री कयामत याद दिलाते हैं। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। आने दीजिए, ये मुर्शिदाबाद है, बेलडांगा है, ये अयोध्या नहीं है, लखनऊ नहीं है। विश्व हिंदू परिषद का मैं स्वागत करते हैं। ये रुकने के लिए, आने के लिए वेलकम कर रहे हैं, आने दीजिए। और जिस पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनना शुरू हुई, वहाँ बीजेपी की सरकार बनने पर मस्जिद का भविष्य बताने वाले बयान आने लगते हैं। बीजेपी अप्रैल महीने में सरकार बनाएगा तो बाबर का नाम निशान मिटाने का काम बीजेपी करेगा। ये लोग का जहां भी दार्जिलिंग से दीघा, कोच बिहार से काकद्वीप तक नाम लिखा हुआ है, वो नाम मुछने का काम आने वाला दिन में भाजपा सरकार बंगाल में करेगा। असल में बाबरी वो राजनीतिक प्रयोगशाला हो गई जिसमें सब अपने अपने हिसाब से बयानों का परीक्षण सोच समझ कर रहे हैं। बंगाल में करीब 30% मुस्लिम मतदाता है, जो सूबे की 294 में से 100 सीट पर निर्णायक भूमिका में कहे जाते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में 87% मुस्लिमों ने टीएमसी को वोट दिया, 54% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया। बाबरी मस्जिद के नाम पर अगर मुस्लिम वोट बढ़ता है और हिंदू वोट एकजुट होता है, तो नतीजे प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए तृणमूल कांग्रेस बाबरी पर नहीं, केवल हुमायूं कबीर पर बोलती है। वो खुद का जो धर्म का प्रेयर का जगह है वो कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे धर्म के लिए उसका रिस्पेक्ट है या पॉलिटिकल मार्केटिंग है, वो देखना चाहिए। ये हुमायूं कबीर तो 2019 में भाजपा कैंडिडेट था, कौन भाजपा। सोचिए, जब अभी केवल बाबरी मस्जिद को बनाने का काम शुरू हुआ तो इतनी सियासत यूपी से बंगाल तक फैल चुकी, तब अगले 3 साल में क्या होगा जब इस बाबरी मस्जिद के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। काम जल्दी करना चाहिए। दल का बात अलग है, मस्जिद का बात अलग है, ठीक है ना। मस्जिद का बात अलग है, दल का बात अलग है। दल में रहेगा, मस्जिद अल्लाह नाम के मस्जिद रहेगा। ओनली बाबरी मस्जिद, आई लव बाबरी मस्जिद।
संसद में आज कई दिनों के गतिरोध के बाद राहुल गांधी ने लोकसभा में अपनी बात रखी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश को बेचने का आरोप लगाया। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का थोड़ी देर पहले जवाब भी आया। वित्त मंत्री ने बजट पर जवाब देते हुए कहा कि किसान और गरीबों को बेचने वाली कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी, जिसने WTO के सामने सरेंडर कर किसानों गरीबों के हितों से समझौता किया था। भारत को सेल कर रहे, भारत फार्मर को सेल कर रहे, मोदी जी सरेंडर कर दिया। मोदी जी किसी देश का हित का विषय में सामने खड़े होकर के बात करेंगे, देश के हित में काम करेंगे, मगर देश को बेचने वाले कौन है? Who has sold? I tell you who has sold. 2013 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में जाकर के बाली में कांग्रेस ने एक समझौता करके आए। बाली के मीट में जाकर के समझौता करने वाले ये लोग हैं। हमारे किसान से MSP दे करके कोई प्रोक्योरमेंट कर नहीं सकते थे। अगर मोदी जी 2014 में आकर के WTO के ऊपर हर प्रकार we fought for it, गरीब को रेशन दे नहीं सकते थे, देश को, गरीब को, किसान को बेचने वाले ये लोग हैं। निर्मला सीतारमण से पहले राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिका के सामने झुकने का आरोप लगाया तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को एप्स्टीन पर घेरा। कहा कि मैं जानता हूं अनिल अंबानी को एप्स्टीन से किसने मिलवाया था। हरदीप सिंह पुरी भी जानते हैं कि किसने मिलवाया था। I am saying that you have sold India. I know. The interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. Speaker साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, PM की आंख में डर दिखता है। That the case in the United States is targeted at the Prime Minister of India. It is targeted, sir, at the financial network of the BJP, at the financial architecture of the BJP. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? ये मेरे पास डेटा है, मैंने कहा मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स है एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, उसमें समन्स आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है। डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, वो सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश में आज बजट पेश किया गया। 2027 के चुनाव से पहले ये योगी आदित्यनाथ सरकार का अंतिम पूर्ण बजट है। इस बजट में किसान, महिलाओं, नौजवानों को साथ देने का प्रयास है और सबसे बड़ी बात यह कि अगले वर्ष होने वाले चुनाव के बावजूद बाकी राज्यों की तरह योगी सरकार ने किसी तरह की रेवड़ी इस बजट में नहीं बांटी। ये बुलडोजर है ना, ये यूपी के अंदर माफिया को चाप चाप करके हाँपने के लिए मजबूर कर दिया है। आप यूपी में अपहरण नहीं होता, यूपी में अब अपराध भी नहीं है और दंगा भी नहीं है, यूपी में अब सब चंगा है। सख्त कानून व्यवस्था और माफियाओं पर बुलडोजर कार्रवाई पिछले 9 साल में योगी सरकार की यही सबसे बड़ी पहचान। लेकिन 2027 के चुनाव से पहले पेश किए गए अपने आखिरी बजट में योगी सरकार ने जो कुछ बताया है उससे योगी राजनीतिक विरोधियों को अपनी एक अलग ही छवि से खबरदार करते हैं, जिसका संकेत राजनाथ सिंह भी दे चुके हैं। मैं समझता था कि आप राजनीति के ही माहिर हैं, लेकिन मैं तो इस नतीजे पर पहुंच गया कि आप तो अर्थशास्त्र में भी माहिर हैं।
अगले साल चुनाव है, इसलिए योगी 2012 से 17 के दौरान रही अखिलेश सरकार से अपनी तुलना का लेखा जोखा पेश करते हुए रिपोर्ट कार्ड सामने लाते हैं। उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष के दौरान परसेप्शन को बदलकर अनलिमिटेड पोटेंशियल के स्टेट के रूप में यूपी को प्रस्तुत किया है। 9 वर्ष में 3 गुना से अधिक उत्तर प्रदेश का यह बजट बढ़ा है। जिस उत्तर प्रदेश का बजट साल 2016-17 में 3.47 लाख करोड़ था, वो अब 9 लाख करोड़ रुपए के पार जा पहुंचा है। 2016-17 में जिस उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद करीब 13.3 लाख करोड़ रुपए था, वो साल 2024-25 में 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। अखिलेश सरकार में उत्तर प्रदेश की विकास दर 6.5% थी, जो 24-25 में 10.8% के पार बताई जाती है। यूपी में रहने वालों की आय भी दावा है कि डबल हो गई। देश की जीडीपी में हिस्सा 8.6% से 9.1% तक जा पहुंचा। कुल मिलाकर चुनाव से पहले बजट से राजनीतिक संदेश देने की खूब कोशिश की गई। पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है यूपी जैसे राज्य में। इससे पहले कभी नहीं हुआ। इन 9 वर्षों में एक भी टैक्स नहीं लगाया गया। रूल ऑफ लॉ यानी कानून के राज को योगी विकास की गारंटी बता रहे हैं, जिससे नागरिक और निवेशकों में उत्तर प्रदेश को लेकर भरोसा जगा है। 2017 में जिस राज्य में ऋणग्रस्तता थी और वह उसकी 30% से अधिक थी, उसे घटा करके हम लोगों ने अगले ही 2-3 वर्षों के अंदर 27% में लाने में सफलता प्राप्त की थी। उत्तर प्रदेश आज देश की टॉप 3 इकोनॉमी में एक है। यूपी सरकार का दावा है कि साल 2016 के मुकाबले डकैती में 89%, लूट में 85%, हत्या में 47%, बलवा में 70% और फिरौती के लिए अपहरण में 62% की कमी आई। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भी कमी का दावा सरकार करती है। साल 2016 की तुलना में हत्या में 48%, दहेज मृत्यु में 19%, दुष्कर्म में 67% और शील भंग के मामलों में 34% की गिरावट का आंकड़ा सरकार बताती है। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन देश और दुनिया के अंदर खराब होने के कारण यहां पे न पर्यटन सुविधाएं थी और न ही उसके विकास के लिए सरकार की रुचि थी, न सुरक्षा था, तो कोई आने का प्रयास नहीं करता था। 24-25 में 122 करोड़ पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों की उन्होंने आकर के यात्रा की। सरकार का दावा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति उत्पीड़न से जुड़े मामलों में भी कमी दर्ज की गई है। 2016 के मुकाबले हत्या में 43%, आगजनी में 94%, दुष्कर्म में 32% और गंभीर चोट के मामलों में 10% की कमी दर्ज होती है। नागरिकों को भी और निवेशकों को भी दोनों को सुरक्षित और एक भरोसेमंद वातावरण देने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। अब कोई सोच सकता था यूपी में 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश के प्रस्ताव आएंगे? यूपी का मृत प्राय सा हो गया एमएसएमई सेक्टर, फिर से ग्रोथ करके 3 करोड़ से अधिक नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को विकसित करेगा। आज ये यूपी में संभव हो रहा है। यूपी में अगले साल चुनाव से पहले पेश किए गए इस पूर्ण बजट में नौजवान, महिला और किसानों पर खास फोकस दिखा, जिसमें लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए, मेधावी छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत स्कूटी बांटी जाएगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए विशेष स्किल डेवलपमेंट केंद्र, डेडिकेटेड जॉब प्लेसमेंट केंद्र भी खोलेगी। ये केंद्र महिलाओं को बाजार की मांग के मुताबिक तकनीकी प्रशिक्षण देने के साथ उन्हें रोजगार दिलाने में मदद भी करेंगे। योगी सरकार जहां अपने बजट को ऐतिहासिक बता रही है, वहीं अखिलेश निशाना साधते हैं। कहते हैं कि सरकार बजट बढ़ाने का दावा तो करती है, लेकिन उसे खर्च भी नहीं कर पाती। आकार बड़ा होना और खर्च कितना किया, अगर हम तुलना करें पिछले बजट से और इस बजट से, तो जो एवरेज आ रही है वो 50% भी सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। तो ये तो सरकार का खुद ही फेलियर है, गवर्नेंस का फेलियर है। आज तक आपके अधिकार और हित की खबर पर खबरदार करता है।
आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को याद कराना है कि पार्टी क्या कहती है, प्रधानमंत्री क्या कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि लटकाना, भटकाना, अटकाना बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन राजस्थान में खिलाड़ियों की लाखों की इनामी राशि कांग्रेस से लेकर बीजेपी के अब तक के राज में खेल विभाग खाकर बैठ गया। पसीना बहाकर मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को इनकी जीत का पैसा देने के नाम पर सरकार लटका रही है, भटका रही है, अटका रही है। राजस्थान सरकार से ये रिपोर्ट ये पूछ रही है कि खिलाड़ियों के साथ आपका ये व्यवहार क्यों। राजस्थान सरकार हमारी ये रिपोर्ट देखे और तुरंत रुका हुआ पैसा जारी करने का आदेश दे। मैं 2023 का एशियन गेम मेडलिस्ट हूँ सर, अभी तक मेरे को ज्वाइनिंग नहीं दी। सारे ऐसे रो रहे हैं सर, 300 350 से ज्यादा आउट ऑफ टर्न नौकरी के खिलाड़ी रोज सचिवालय के दफ्तर के चक्कर काटते काटते अभी सर सितंबर में हमारा जापान में एशियन गेम दोबारा है, तो हम यहाँ दफ्तर के चक्कर काटेंगे या अधिकारियों के चक्कर काटेंगे, कैसे मेडल आएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो सबकी बात सुनने का दावा करते हैं और राजस्थान के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो खुद देश के लिए पदक विजेता रहे, क्या इन दो बड़े पदधारियों तक इन खिलाड़ियों की हताशा पहुंच नहीं पा रही। किसी के पास जाते हैं, कोई एप्लीकेशन देते हैं, इधर से इस हाथ से लेंगे, इस हाथ से पकड़ाएंगे पीए को, और पता नहीं होता क्या है उनका। राजस्थान के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पर भरोसा है कि अब वो जागेंगे। आज तक के खबरदार करने के बाद राकेश जैसे खिलाड़ियों से होते सरकारी वादे पूरे किए जाएंगे। उन्हें रोने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, क्योंकि राकेश 2023 पैरा एशियन गेम्स के पदक विजेता है। इन्हें एशियन गेम्स में मेडल जीतने का पैसा तो सरकार ने दिया, लेकिन इनके हक की नौकरी और दूसरे खेलों में जीत पर सरकारी प्राइज मनी के लिए दौड़ाया जा रहा है। सरकार एक खिलाड़ी की नौकरी और 10 लाख रुपए का उधार खाकर बैठी हुई है। जो नेता अपने वेतन भत्ते के लिए सदन में एक हो जाते हैं, वही नेता चाहे इनकी सरकार हो या दूसरे की सरकार हो, राजस्थान के खिलाड़ियों को रुलाने में भी एक है। तभी तो नीरज कुमार जैसे नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैमर थ्रो में मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तब इनके साथ वादों का झूठ बोलने और फेंकने में भी सरकार राजस्थान की रिकॉर्ड बनाती है। हैमर थ्रो के खिलाड़ी नीरज की 5 लाख से ज्यादा की इनाम राशि 4-5 साल से सरकार पर उधार है। सर मैं इंटरनेशनल एथलीट हूँ, नेशनल रिकॉर्ड अभी करंट में मेरा है, मेरे 15 तो कंटिन्यू गोल्ड है नेशनल में, मेरे 4-5 साल के पैसे बकाया हैं। अभी बोलते हैं कि देंगे हम, लेकिन वो दिन कब आएगा घड़ी का, उसका हमें भी इंतजार है। कितने लाख हो गए हैं और जब आप जाके बात करते हो तो क्या कहते हैं आप? मेरे हैं 5-7 लाख रुपए हैं भाई साहब। ये बोलते हैं कि अभी आ जाएंगे, इस लिस्ट में आ जाएंगे, इस लिस्ट में आ जाएंगे, लेकिन आते नहीं है भाई साहब। पता नहीं कौन से और अभी पहले के बकाए हैं वो ही नहीं आ रहे लोगों के, तो नए कहां से देंगे। सोचिए किस हाल में ये खिलाड़ी अपना डाइट प्लान बनाते होंगे। इन्हीं खिलाड़ियों की जीत पर सरकार वाहवाही लूटती है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि कांग्रेस की गहलोत से लेकर बीजेपी की भजनलाल सरकार तक में खेल विभाग खिलाड़ियों का पैसा भी लूट कर बैठा हुआ है। देशवासी उम्मीद लगाते हैं कि ये देश के लाल, ये खिलाड़ी देश का नाम रोशन करेंगे, मेडल्स लाएंगे। पर किसको पता है कि ये माटी के लाल किस प्रकार से सरकारी बेपरवाही की वजह से सालों से दंश झेल रहे हैं और उस पैसे का जिस पर इनका हक है उसके लिए मोहताज हो रहे हैं। डिस्कस थ्रोअर प्रवीण कुमार का मामला भी अलग नहीं, बस इनका इंतजार कई और लोगों से ज्यादा लंबा है, जिनकी 5 लाख रुपए की प्राइज मनी 10 साल से राजस्थान का खेल विभाग नहीं दे रहा। मैं सर डिस्कस थ्रो करता हूँ रेल, और 2015 का 2016-17 से बकाया है, और उन्होंने 2019 में गाइडलाइन निकाल दी कि 2019 से पहले जिसके पैसे हैं वो नहीं मिलेंगे ऑफलाइन। तो भी ये तो इधर ही कमेटी का जो भी अपने रूल हैं, जो भी एसएम स्टेडियम से निकलते हैं, तो जो इनकी गाइडलाइन होती है 2019 से पहले जो ऑफलाइन सर्टिफिकेट थे उनके पैसे बंद कर दिए इन्होंने। मेरा पेंडिंग 5 लाख रुपए पेंडिंग है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश में लटकाने, अटकाने और भटकाने की कांग्रेस की संस्कृति थी, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस राज जाने के बावजूद बीजेपी राज में भी खिलाड़ियों का पैसा लटकाया, अटकाया, भटकाया जा रहा है। सरकार कभी भी सिर्फ कांग्रेस बीजेपी की नहीं होती है। मेडल लेकर आया कोई इंडिया के लिए, स्टेट के लिए, इंटरनेशनल नेशनल खेलता है, यदि मेडल की राशि बाकी है तो आप तो बड़े बड़े चार्ज लगाते हो कांग्रेस की सरकार पर। तो आपके टाइम की, हमारे टाइम की कोई भी पैसा बाकी है तो वाजिब पैसा है, वो तो आपको देना ही पड़ेगा मेडल विनर्स को, तो आप दे दो वो पैसा।
ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक सतत प्रक्रिया है और हमने अभी रिसेंटली इसका एक ऑनलाइन मैकेनिज्म भी डेवलप किया है जिसमें खिलाड़ी अपने ऑनलाइन एप्लीकेशंस देते हैं और उन ऑनलाइन एप्लीकेशंस को हम स्क्रूटनाइज करते हैं। सोचिए, इतना टहलाने की आदत राजस्थान के खेल विभाग में शुमार है कि सवाल पूछने पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के नाम पर टहला दिया। हकीकत अब देवेंद्र बिश्नोई साइकिलिस्ट से सुनिएगा। 5 साल से 1 रुपया प्राइज मनी वाला सरकार ने नहीं दिया और ऑनलाइन के नाम पर ये भी टहलाए जा रहे हैं। 2022, 23, 24, 25 कंटिन्यू मेरे सीनियर नेशनल और नेशनल गेम्स में मल्टीपल मेडल है और प्राइज मनी अभी तक मेरे को 1 रुपया भी नहीं मिला सर गवर्नमेंट से। कितना? 8 मेडल है सर मेरे टोटल, सभी की प्राइज मनी पेंडिंग है। वो बोलते हैं आप है ना ऑनलाइन सबमिशन होता है उनका, ऑनलाइन सबमिट कर दो, तो ऑनलाइन सबमिट कर दिया। उसके बाद में जैसे प्रोसेस का पूछते हैं सर क्या है, कितना टाइम लगेगा, बोलते हैं हमारे पास उतना कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, ऑफिस वाले यही बोल के मतलब डिनाई कर देते हैं। आज तक खबरदार करता है, खिलाड़ियों के हक का पैसा सरकार ना खाए। किसी की मेहनत का पैसा खाने से पाप लगता है, वो भी उन खिलाड़ियों की जीत का पैसा जिसके लिए वो पसीना बहाते हैं, पूरी जिंदगी लगा देते हैं। राजस्थान के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, क्या अब आप और आपका विभाग जागेगा? देवंतुर वधावन, जयपुर, आज तक। और अब खबर ईरान की, जिस पर हमले को लेकर सवाल बना हुआ है। अब से बस थोड़ी देर बाद अमेरिका में ट्रंप और इजराइल के पीएम नेतन्याहू के बीच एक महत्वपूर्ण मुलाकात होने वाली है। इस बैठक पर सभी की नजरें लगी हुई हैं। ईरान पर अमेरिकी हमला इस बार बड़े महायुद्ध का कारण बन सकता है। ईरान भी इस बार जबरदस्त पलटवार और प्रहार कर सकता है। दुनिया पर मंडराते इस नए खतरे से खबरदार करने के लिए आज तक की टीम ईरान पहुंच चुकी है। आज ईरान का नेशनल डे है और इसी बीच हमें कई खास दिलचस्प लोग मिले। आप भारत में गए हैं कभी? मेरा नाम रेजा, आई लव इंडिया, आई लव अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान। आज तक देश का इकलौता चैनल है जो ईरान में इस वक्त मौजूद है। अमेरिकी हमलों के खतरों के बीच रिपोर्टिंग करके बता रहा है कि अमेरिकी हमले से पहले ईरान में क्या हो रहा है, वो क्या सोचता है। अमेरिका ईरान पर हमला कब करेगा, इस सवाल का जवाब भले ही मिलना बाकी हो, लेकिन इससे पहले ईरान और अमेरिका की तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। एक तरफ ईरान 1979 की इस्लामिक क्रांति की 47वीं वर्षगांठ मना रहा है, वहीं अमेरिका में इजराइल के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करके हमले को अंतिम रूप दे सकते हैं। सवाल है कि जब ईरान में इस्लामिक क्रांति की सालगिरह के जरिए वहां की सरकार अपनी ताकत दिखा रही हो, तभी अमेरिका क्या हमला करेगा? क्या आज रात वॉशिंगटन में ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर ईरान पर हमले का फैसला ले लेंगे? पिछली बार से भी बड़ा क्या हमला हो सकता है? खतरे के बीच ईरान से आई ये तस्वीर देखिए, जिसमें हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं। संदेश साफ है, अगर ईरान पर हमला किया तो सब मिलकर जवाब देंगे। इस समय मैं मौजूद हूँ आज़ादी स्क्वायर पे, यानी ईरान का वो इलाका, तेहरान का वो इलाका जो बहुत महत्वपूर्ण है। यानी 1979 की रेवोल्यूशन में भी इस इलाके की बहुत ज़्यादा प्राथमिकता रही और हर साल करीबन इसी इलाके के अंदर या फिर इसी आप कह सकते आज़ादी स्क्वायर के आसपास के इलाकों में हमेशा से ही एक बड़ा प्रोटेस्ट या फिर एक बड़ा समर्थन के तौर पर लोग इकट्ठा होते हैं। इस समय जहाँ मैं मौजूद हूँ, मैं आपको तस्वीरें पीछे की दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप देखें कि आपको ये पूरा का पूरा इलाका, अगर आप मेरे पीछे अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये इलाका कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लेकिन आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्लैक एंड व्हाइट लेकर अब से कुछ ही क्षणों में हमारी साथी अंजना होंगी आपके साथ। देखते रहिए आज तक। आज तक, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।